Hello friends, myself Dr. Deepak Kulshrestha, प्रिंसिपल गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज रीवा। इसके कैलकुलस के पार्ट 1 में हमने देखा कि कैलकुलस यूरिनरी कैलकुलस क्या है, कैसे बनता है, कहाँ कहाँ पर होता है और उसके पूर्व रूप और रूप या क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हैं। सॉरी, आज हम उसके दूसरे पार्ट में देखेंगे टाइप्स, उसके असमरी या कैलकुलस के प्रकार, उसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस कराए जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट और उसके बचने के उपाय। इन बिंदुओं के विषय में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आयुर्वेद में के सभी प्राचीन ग्रंथों में जो उसके प्रकार बताए गए हैं वो है 4 प्रकार के असमरी या मूत्रास्मरी 4 प्रकार की बताई गई है। उसमें है पहला वातज, दूसरा पित्तज, तीसरा कफज और चौथा शुक्रज। वातज असमरी, जैसे हमने इसके निदान और इसकी संप्राप्ति या पैथोजेनेसिस में हम देखा कि किस प्रकार से इसका दोषों के द्वारा इसका असमरी का निर्माण होता है, तो उसी के जो कुछ सामान्य लक्षण बताए गए थे, उन सामान्य लक्षण के अलावा इसमें कुछ विशेष लक्षण भी उन जिस दोष की वजह से होता है उस दोष के कारण भी कुछ विशेष लक्षण इसमें प्रकट होते हैं, वो भी हम देखते हैं। तो वातज असमरी जो है उसका कलर जो होता है डस्की कलर होता है, धूल के समान होता है। सॉरी, हार्ड होती है, उसका कंसिस्टेंसी जो है वो हार्ड होती है, इरेगुलर सरफेस होती है और रफ सरफेस होती है। उस स्टोन की सरफेस जो है वो रफ सरफेस होती है, इरेगुलर यानी कांटे कांटे जैसी होती है, जिसको कि मॉडर्न में हम देखेंगे, मॉडर्न मेडिकल साइंस में ऑक्सलेट स्टोन जो होते हैं, वो ऑक्सलेट स्टोन बिल्कुल वातज असमरी के समान ही दिखाई देते हैं। तो हम ऑक्सलेट स्टोन वातज असमरी है ऐसा हम मान सकते हैं। विशेष लक्षण जो उसमें दिखाई देता है वो है सीवियर पेन ड्यूरिंग पैसेज ऑफ यूरिन एंड स्टूल। स्टूल या मल या मूत्र के जब विसर्जन के समय उसमें सीवियर पेन होता है। सॉरी, पित्तज असमरी, दूसरा पित्तज असमरी, रेडिश उसका जो कलर होता है वो रेडिश येलोइज एंड ब्लैकिश कलर की होती है, यानी लाल, जिस प्रकार से पित्त का कलर होता है, रक्तावर्ण, पीताव और कृष्णाव कलर का स्टोन होता है। उसमें जो पेन होता है वो सकिंग पेन, बर्निंग सेंसेशन एंड उष्णवात। पित्त है तो पित्त का जो उष्ण गुण है वो यहाँ पर प्रोमिनेंट रूप से हमें दिखाई देता है। तीसरा है कवच असमरी। इसकी जो कंसिस्टेंसी है, उसका कलर जो होता है व्हाइट कलर होता है, कॉन्कस एंड बिग साइज स्टोन होता है। डिस्यूरिया यानी मूत्रकृच, पेनफुल मिक्चुरेशन जिसको हम कह सकते हैं, वो कफज में होता है। इंसाइजिंग एंड प्रिकिंग पेन, ऐसा लगेगा कि कोई पिन चुभो रहा है या कोई काट रहा है, इस प्रकार का दर्द कफज असमरी में होता है। चौथा है शुक्रज असमरी, मेनली फाउंड इन एडल्ट्स। शुक्र के कारण यानी जो स्पर्म्स के कारण, सीमेन के कारण जो स्टोन्स फॉर्मेशन होते हैं उसको हम शुक्रज असमरी कहते हैं। तो मेनली फाउंड इन एडल्ट्स। फ्रिक्वेंट क्वाइटस और क्वाइटस इंटरप्टस, ये इस प्रकार से मैथुन किया जाता है, और मैथुन के समय यदि शुक्र बाहर ना निकले तो वो अंदर ड्राई होकर स्टोन का रूप ले लेता है और वो उसमें जो है यूरिन पास होती है तो डिस्यूरिया यानी पेनफुल मिक्चुरेशन वहां पर होता है। स्वेलिंग एंड लोअर एब्डोमिनल पेन इसमें होता है। अब हम मॉडर्न मेडिकल साइंस के अनुसार देखें कि टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं और क्या उसमें किस प्रकार का दिखाई देता है। तो पहला इसमें है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। इसकी सरफेस जो होती है वो रेगुलर हार्ड सरफेस होती है विथ शार्प प्रोजेक्शंस यानी कांटे कांटे जैसे। इसका एक बहुत अच्छा उपमा या तुलना जो की आचार्य सुश्रुत ने, वो है कदम के पुष्प के समान। कदम का पुष्प जैसे सभी ने देखा होगा, ये एक बॉल जैसा होता है और उसके ऊपर कांटे 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 जैसे लगे रहते हैं, तो उसी प्रकार का सेम जो है वो स्टोन दिखाई देता है। आयुर्वेद में जो वातज असमरी बताई गई है वही कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन की, उसके फीचर्स बिल्कुल सेम मिलते जुलते हैं। ब्राउन कलर रेडियो डेंस स्टोन होता है, यानी उसमें से रेडियो एक्सरे जो है वो पास हो जाती है, पास नहीं होती, सॉरी। यूरिक एसिड स्टोन दूसरा है, हार्ड होती है, स्मूथ सरफेस होती है, येलो और रेडिश ब्राउन कलर का होता है। जो पित्तज असमरी के जो फीचर्स दिखाए गए हैं वो फीचर्स, वही फीचर्स लगभग यूरिक एसिड स्टोन में भी हमें दिखाई देते हैं। ये रेडियोलेसेंट होता है, यानी इससे एक्सरे
पास हो जाती हैं। ये यूरिक एसिड टाइप का यदि स्टोन होगा तो एक्सरे फिल्म में दिखाई नहीं देता है। फॉस्फेट स्टोन तीसरा है, स्मूथ एंड डर्टी, व्हाइट इन कलर। इसकी जो कंसिस्टेंस है वो कंपोजिशन होता है कैल्शियम या अमोनियम या मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो फॉस्फेट स्टोन जो होते हैं वो कफज असमरी के समान दिखाई देते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन वातज असमरी, यूरिक एसिड स्टोन पित्तज असमरी एंड फॉस्फेट स्टोन कफज असमरी से इसकी तुलना हम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें है जेंथिन स्टोन, सिस्टेन स्टोन, और भी कई आचार्यों ने, कई विद्वानों ने और भी इसके आगे भी कई प्रकार लिखे हैं। तो वो ये, लेकिन ये तीन प्रकार जो हैं वो मेन होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, फॉस्फेट, जेंथिन एंड सिस्टेन। और इसमें हम क्या परीक्षण कराते हैं? एग्जामिनेशन, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन हम क्या किसमें करा सकते हैं इसको कंफर्म करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए। तो ब्लड टेस्ट इसमें एडवाइस करते हैं। देर आर परफॉर्म टू इवेलुएट किडनी। इसको हम ब्लड से सीधे सीधा स्टोन समझ में नहीं आता है, लेकिन उसके कारण क्या हो सकते हैं, किडनी फंक्शंस कैसे चल रहे हैं, किस प्रकार के हैं, किडनी के ऊपर उस स्टोन की वजह से कोई डैमेज तो नहीं हुआ, इन सब चीजों के लिए हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं। कैल्शियम लेवल देखते हैं, फास्फोरस लेवल देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स देखते हैं, यूरिक एसिड का लेवल देखते हैं, एंड सब्सटेंस दे मे हैव कॉज्ड द स्टोन टू फॉर्म। ये सब कारण जो है, कैल्शियम, यूरिक एसिड, फास्फोरस, ये सब स्टोन बनाने के लिए कारण हमने देखे थे कि इन चीजों से स्टोन बनते हैं। तो ब्लड में इनका लेवल देख के हम उसकी कंसिस्टेंसी, उसका प्रकार जान सकते हैं कि किस प्रकार का ये स्टोन हो सकता है। यूरिन टेस्ट करवाते हैं। यूरिन टेस्ट भी हम लगभग उसकी पीएच वैल्यू देखने के लिए कि एसिडिक है कि अल्कलाइन है, उससे भी हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार का स्टोन होगा। उसका वॉल्यूम, यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट एंड अदर सब्सटेंसेस जो हैं वो इवेलुएट करने के लिए यूरिन टेस्ट हम करवाते हैं। इसके अलावा जो मेन इसका जो देखने का तरीका है वो है एक्सरे। प्लेन एक्सरे हम कराते हैं, एक्सरे किडनी, KUB बोलते हैं, किडनी यूरेटर एंड ब्लैडर। पूरा का पूरा यूरिनरी सिस्टम उस एक्सरे फिल्म में एक्सपोज होता है। यदि कोई स्टोन होगा यूरिक एसिड को छोड़कर तो वो वहां पर स्टोन आपको दिखाई देता है। इसके अलावा हम करा सकते हैं इंट्रावीनस पाइलोग्राम। रेडियो ओपेक डाई IV के द्वारा हम इंजेक्ट करते हैं और लगभग 10 मिनट के बाद में फिल्म एक्सपोज करते हैं। तो फिलिंग डिफेक्ट वहां पर दिखाई देता है, यानी जहां पर स्टोन होगा उसके चारों तरफ वो डाई भर जाएगी और वो स्टोन आपको विजिबल होता है। इसको बोलते हैं इंट्रावीनस पाइलोग्राम। रेडियो ओपेक डाई थ्रू IV हम इंजेक्ट करके फिल्म एक्सपोज करते हैं एक्सरे से। अल्ट्रासाउंड बहुत कॉमन टेस्ट हो गया है। अल्ट्रासाउंड USG हम कराते हैं, उसकी साइड देखने के लिए, उसका साइज देखने के लिए कि कहाँ पर है, एग्जैक्ट पोजीशन क्या है उसकी और एग्जैक्ट उसका साइज क्या है, उसमें अल्ट्रासाउंड में पता चलता है। CT स्कैन भी हम करा सकते हैं। अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट हम देखें तो आयुर्वेद में इसका जो ट्रीटमेंट बताया गया है, कुछ लोग ये कहते हैं कि सर्जरी मॉडर्न साइंस की देन है, आयुर्वेद में कोई सर्जरी नहीं है या प्राचीन काल में कोई सर्जरी नहीं होती। उसका एक उदाहरण यहाँ पर अच्छे से दिखाई देता है कि सर्जरी का भी अपना एक महत्व था कि हर व्याधि, हर रोग औषधि से या दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता था। उसका एक लेवल था कि वहां तक यदि पेशेंट आता है तो दवाइयां काम करेंगी, और यदि उसके बाद पेशेंट आता है तो सर्जिकल डिजीज है तो सर्जरी से ही ठीक होगी। उसका एक अच्छा एग्जाम्पल आचार्य सुश्रुत ने यहाँ पर सूत्र दिया हुआ है। अस्मरी दारुण व्याधिरंत प्रतिमुमतः औषधेश तरुण साध्य प्रवृद्धश्चेदर्मति। मतलब औषध तरुण है, तरुण मतलब नया। यदि ज्यादा पुराना स्टोन कैलकुलस नहीं हुआ, उसका साइज ज्यादा यदि बड़ा नहीं हुआ है तो वो औषधि से ठीक होगी, औषधि से साध्य होगी। यदि वो पुरानी हो गई है, क्रॉनिक हो गया है, तो वो उसमें सर्जरी के बिना वो ठीक नहीं हो सकती। उसके सर्जरी से ही उस स्टोन को निकाला जाएगा। उसको बोलते हैं छेदन कर्म। छेदन मतलब उसको निकालना, निकालने से ही वो डिजीज ठीक होगी, अन्यथा औषधि उसमें कुछ काम नहीं करेगी। कुछ लोग होते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में, किसी भी पोजीशन में हो, कुछ भी हो, कितने भी साइज का हो, सभी में वो औषधि क्लेम करते हैं कि इसमें हमारी औषधि से जो है
वो स्टोन निकल जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। उसकी एक लिमिट है, उसका एक साइज की लिमिट है, उसकी क्रॉनिसिटी की लिमिट है कि इतने से ज़्यादा पुराना होगा तो उसमें मेडिसिन काम नहीं करेगी। औषधियों में हम देखें कुछ हर्बल ड्रग्स हैं, जैसे पाषाण वेद, बोरेविया डिपी, पाषाण वेद, वरुण, कुलत, गोक्षुर, कुश, पुनर्नवा और वरुणादिगण, जो आचार्य सुश्रुत ने अपने ग्रंथ में लिखा है। तो इन औषधियों का हम विभिन्न फॉर्मेशन करते हैं, घी बनाते हैं, काढ़ा बनाते हैं, बटी बनाते हैं। लगभग यही सारी औषधियों के द्वारा हम प्रिपरेशंस तैयार करके निश्चित मात्रा में और अंडर गाइडेंस ऑफ द चिकित्सक, फिजिशियन के अंडर गाइडेंस में उसको ट्रीटमेंट हम देते हैं। कुछ और औषधियां हैं जिसका प्रयोग हम लोग ट्रीटमेंट में करते हैं, वो है हजरल यहूद भस्म, यवक्षार, श्वेत परपट्टी। पेटेंट औषधि में जो कंपनियां बनाती हैं उनमें खासतौर से है सिस्टोन, नीरी, क्रस और भी कई कंपनियां इन फॉर्मुलेशंस का प्रयोग करके औषधि बनाते हैं, जिसको एक निश्चित मात्रा में पेशेंट के रोग के हिसाब से, पेशेंट की क्रॉनिसिटी के हिसाब से, साइज के हिसाब से इन सब चीज़ों की मात्रा डिसाइड करके डॉक्टर या फिजिशियन या वैद्य जो है वो मरीज को औषधियां प्रदान करता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में हम देखें कि किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट के लिए हम क्या क्या प्रयोग करते हैं। तो किडनी स्टोन के लिए जो सबसे पहले ये चीज आती है नॉन सर्जिकल मेथड में, वो है एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ESWL, एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ESWL के नाम से इसको जानते हैं। तो इसमें एक वेव्स क्रिएट होती हैं और वे वेव्स जो हैं वो बम्बार्डिंग ऑफ द स्टोन्स विद हाई एनर्जी शॉक वेव्स टू डिसइंटीग्रेट द स्टोन्स टू फ्रेगमेंट्स। उन वेव्स के द्वारा उन स्टोन को तोड़ा जाता है और वो स्टोन के पार्टिकल्स जो हैं थ्रू यूरिन जो है वो बाहर हम निकालते हैं। ये उसका सेटअप होता है कि ये मशीन है और ऊपर से बम्बार्डिंग होती है, वेव्स के द्वारा वो क्रश होती है और क्रश के बाद उसको हम थ्रू यूरिथ्रा स्टोन्स को क्रिस्टल्स के रूप में पास कराते हैं। किडनी के लिए दूसरी मेथड है PCNL, परकुटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। एब्डोमेन के ऊपर से परकुटेनियस स्किन से एक प्रकार का ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी टाइप की चीज है। तो लेप्रोस्कोप के द्वारा हम उसको नेफ्रोलिथोटोमी यानी स्टोन को निकालने का प्रयास करते हैं। 2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा स्टोन हो तो इसको हम यूज करते हैं। अंडर GA या रीजनल एनेस्थीसिया ही इसको ओपन कर सकते हैं, बिना एनेस्थीसिया के इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। पंचर फ्यू सेंटीमीटर इंफीरियर एंड मीडियल टू द टिप ऑफ द 12th रिब। ये जो 12th रिब है, इस 12th रिब के इंफीरियर बॉर्डर के यहाँ से हम पंचर करते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट को अंदर पुश करके उस वायर के थ्रू नेफ्रोस्कोप डालते हैं और उसको क्रश करके फिर धीरे धीरे उस स्टोन को वहां से यूरेटर में आता है, यूरेटर से ब्लडर में आके यूरेथ्रा से हम इसको बाहर निकालते हैं। ये है वो इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा हम लेप्रोस्कोपिक या PCNL करते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम देखते हैं, दो इसके पहले की स्लाइड में लिखा था, पाइलोलिथोटोमी और नेफ्रोलिथोटोमी। पाइलोलिथोटोमी उसकी पोजीशन कहां पर स्टोन है किडनी के अंदर, तो उसके आधार पर ये हम डिसाइड करते हैं। पाइलोलिथोटोमी पेल्विस जिस प्रकार से हम देखते हैं, ये जो किडनी है ये पेल्विस एरिया, ये पेल्विस एरिया और यहां पर ये कैलिसेस होती है। तो पाइलोलिथोटोमी जो है वो यहां पर यदि स्टोन है तो वो इस स्टोन को रिमूव करने के लिए यहां भी इसी के ऊपर इंसिजन देके हम निकालते हैं, इसको बोलते हैं पाइलोलिथोटोमी। और दूसरा था नेफ्रोलिथोटोमी। तो नेफ्रोलिथोटोमी में इंसिजन यहां पर लगता है और ये जो कैलिसेस है इसमें स्टोन होता है। तो इस स्टोन को रिमूव करने के लिए हमको यहां पर इंसिजन देके वहां स्टोन निकालते हैं, इसको बोलते हैं नेफ्रोलिथोटोमी। तो पाइलोलिथोटोमी स्टोन यदि पेल्विस में है तो हम प्रयोग करेंगे और यदि कैलिसेस में स्टोन है
तो नेफ्रोलिथोटोमी का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब आता है यूरेटरिक स्टोन। यूरेटरिक स्टोन में पहले पाइलोलिथोटोमी और यूरेटरिक लिथोटोमी। यूरेटर स्टोन की जो ट्रीटमेंट है वह विभिन्न प्रकार के ट्रीटमेंट इसमें यूज करते हैं। वो 3 प्रकार का हो सकता है, 3 उसकी पोजीशन होती हैं। ये यूरेटर, दिस इज द किडनी, ये यूरेटर। यूरेटर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अपर 1/3, मिडिल 1/3 एंड लोअर 1/3। उसके बाद ये आता है ब्लैडर। तो अपर 1/3 में स्टोन है तो क्या क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे, कर सकते हैं। मिडिल 1/3 में है तो क्या करेंगे, और लोअर 1/3 में है तो हम क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। अपर 1/3 में है तो इसके लिए फ्लश यानी लिक्विड पुश करते हैं और लिक्विड के द्वारा उसको फ्लश आउट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि स्टोन जो है कभी भी यूरेटर के अंदर फॉर्मेशन नहीं होता है, हमेशा किडनी में फॉर्मेशन होगा और वो पुश होकर नीचे ये इस प्रकार के यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में आता है। ESW एल भी इसमें हम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव के द्वारा भी इसको, यदि यहाँ पर स्टक है, कोई फंसा हुआ है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो भी हम इसको यहाँ पर क्रश करके थ्रू यूरिन पास करा सकते हैं। PSENL का भी, परकुटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी का भी प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं। यूरेटेरोस्कोपी के द्वारा भी इसको हम रिमूव कर सकते हैं। यूरेटेरोलिथोटोमी, इंसिजन हम लगाते हैं। अब जो किडनी का जो इंसिजन लगा था वही इंसिजन इसमें भी लगाते हैं। इंसिजन लगाने के बाद में यूरेटर के ऊपर जहां पर स्टोन है वो इस स्टोन के ऊपर सीधा इंसिजन लगा के उस स्टोन को रिमूव करते हैं। उसको बोलते हैं यूरेटेरोलिथोटोमी पोजीशन। मिडिल थर्ड में यदि स्टोन है तो इसमें क्या क्या चीज होंगी, ट्रीटमेंट करेंगे। प्लस URS यूरेटेरोस्कोप के द्वारा और यूरेटेरोलिथोटोमी। यूरेटर को जिस पोजीशन पर स्टोन, सीधा उसी के ऊपर इंसिजन लगा के और उसको स्टोन को रिमूव करने का प्रयास करते हैं। लोअर एंड में यदि है तो फ्लश करेंगे। URS डॉर्मिया बास्केट, ये डॉर्मिया बास्केट इसमें होती है यूरेटर के अंदर। ये यूरेटर है, उस यूरेटर के अंदर थ्रू यूरेथ्रा ब्लैडर में एक कैथेटर जैसी स्ट्रक्चर होती है, फॉलिस कैथेटर जैसी, उसके सामने की तरफ ये इस प्रकार से बास्केट जैसी बनी होती है। ये पहले इस ट्यूब के अंदर होती है, ट्यूब के अंदर से हम यूरेथ्रा से ब्लैडर में आएगा और ब्लैडर से जो है पास करके ये यूरेटर के अंदर वो बास्केट आती है। मान लो यहाँ पर स्टोन है मिडिल 1/3 में या लोअर 1/3 में स्टोन है, तो ये बास्केट जो है इसके साइड से जाएगी, ये ट्यूब जो जाएगी और उसके बाद में ये बास्केट यहाँ पर आके खुल जाती है। तो ये बास्केट इस प्रकार से होती है। फिर इसको वापस पुल करते हैं। पुल करने के कारण ये जो बास्केट बनी हुई है, इस बास्केट में स्टोन फंस के ब्लैडर के अंदर आ जाएगा और ब्लैडर को फिर क्रश करके अपन जो है यूरेटर के द्वारा, यूरेथ्रा के द्वारा इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट यूरेटर स्टोन के अंदर करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यदि स्टोन है तो हम क्या करना है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोन है तो सिस्टोलिथोटोमी एंड सुप्राप्यूबिक लिथोटोमी। इस प्रकार से हम 2 सिस्टोलिथोप्लेक्सी, लिथोलापेक्सी, यानी इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ब्लैडर के अंदर उस को पुश करते हैं। ये ब्लैडर है, ब्लैडर में यदि स्टोन है तो उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा यूरेथ्रा से वो इंस्ट्रूमेंट पास होगा और इसको यहां पर क्रश करके निकालते हैं। तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिथोलापेक्सी। स्टोन को क्रश करके
यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकालना। सुप्राप्यूबिक लिथोटॉमी, सुप्राप्यूबिक नाम से समझ में आता है, जैसे प्यूबिक रीजन में यहीं पर ब्लैडर का जो रीजन है वहां पर इंसिजन लगा के ब्लैडर तक पहुंचते हैं और ब्लैडर में इंसिजन लगा के स्टोन को रिमूव किया जाता है। अब हम देखें कि कुछ लोगों को रिकरेंसी बहुत ज्यादा होती है। एक बार जिसको स्टोन हो गया वो स्टोन बार बार ट्रीटमेंट के बाद भी होने लगता है। तो ऐसे लोगों को हम एडवाइस करते हैं या मरीज पूछता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो इसके लिए पथरी से बचाव प्रिवेंशन हम क्या कर सकते हैं। में बार बार इस प्रकार की घटना हो रही है, उस व्यक्ति को बोलते हैं कि पानी ज्यादा पिया करे, 10 से 20 गिलास प्रतिदिन, 10 से 12 गिलास सॉरी प्रतिदिन पानी उसको पीना है, जिससे कि वो स्टोन यदि बन रहे हैं, क्रिस्टल्स हैं, तो फ्लश आउट होते रहें, निकलते रहें। साइट्रस जूस, नींबू, संतरा, मौसमी आदि का रस जूस हम निकाल के उस पेशेंट को पीने के लिए एडवाइस करते हैं कि ये पीता रहे। भोजन में पर्याप्त कैल्शियम लेना चाहिए। कैल्शियम एक्स्ट्रा मेडिसिन के रूप में नहीं लेना चाहिए, लेकिन भोजन में यदि कैल्शियम के कंटेंट के जो आपके खाद्य पदार्थ हैं उनका सेवन अवश्य करना चाहिए। ये एक उल्टी सोच विचार रहता है लोगों का कि कैल्शियम आहार ज्यादा होगा तो स्टोन की फॉर्मेशन और ज्यादा होगी, जबकि ऐसा नहीं है। नमक कम, साल्टी भोजन कम लेना है। एक्स्ट्रा यदि टेबल में दाल में नमक डालते हैं तो ऊपर से नमक डालना बंद कर दें। जानवरों से प्राप्त प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, जैसे मीट, अंडा आदि। ऑक्सलेट स्टोन यदि किसी को हो रहा है, ऑक्सलेट सोडियम ऑक्सलेट यदि यूरिन में पास हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को चॉकलेट्स, चुकंदर, चाय, पालक, नट्स, शकरकंद, मूली, टमाटर, इस प्रकार की वस्तुओं का सेवन करने से उसको मना करना है कि इस प्रकार की वस्तुएं न करे, जिससे कि बार बार जो स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है वो स्टोन फॉर्मेशन न हो। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने यदि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आयुर्वेद ज्ञान सीरीज चैनल का नाम है, जिससे कि आपको आगे आने वाले मेरे वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके और उस वीडियो का आप लाभ प्राप्त कर सकें। अच्छा लगा हो तो शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।